अभिषेक अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर ऑफिस में दाखिल होता है और सीधा अपने सीनियर साइंटिस्ट राजीव के पास जाकर रख देता है। पिछले 2 सालों से अभिषेक ने कई एक्सपेरिमेंट्स में राजीव के असिस्टेंट के रूप में मेहनत की, लेकिन राजीव ने कभी भी उसे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर शामिल नहीं किया। उसका कहना था कि अभिषेक अभी उस लेवल पर काबिल नहीं बना है। यही बात अभिषेक को चुभती रही और आज उसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। अभिषेक का इस्तीफा देखकर राजीव उसे रोकने की कोशिश करता है और वादा करता है। वो कहता है, मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, इस दौरान तुम प्रोजेक्ट नंबर 9 पर काम करो, उसकी स्टडी करो, देखो उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। अगर तुम उसके लेवल को इंप्रूव कर सकते हो तो मैं तुम्हें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर साथ ले लूंगा, ये मेरा वादा है। प्रोजेक्ट नंबर 9 एक ऐसी मशीन पर आधारित था जो एक तरह का बॉडी स्केलेटन थी। ये मशीन पैरालिसिस से पीड़ित लोगों को पहनाई जा सकती थी, जिससे उनका शरीर सामान्य रूप से काम करने लगता, चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ मुमकिन हो जाता। जब अभिषेक ने इस प्रोजेक्ट की गहराई को स्टडी की तो उसके मन में एक नया विचार आया, क्यों ना इस मशीन को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। इसका इस्तेमाल मिलिट्री में भी हो सकता है, जैसे सोल्जर्स हजारों फीट से कूद सकें बिना चोट खाए या अपने हाथों से पूरा ट्रक उठा सके सिर्फ इस मशीन को पहनकर। यह सोचकर अभिषेक ने दिन रात मेहनत की और मशीन में कुछ ऐसे बदलाव किए जो इससे पहनने वाले को सुपर स्ट्रेंथ दे देती थी और सुपर पावर मिल जाती थी। उसने ये बात राजीव को नहीं बताई, बस वो उस दिन का इंतजार कर रहा था जब राजीव लौटे और वो उसे ये खुशखबरी दे सके। राजीव के लौटते ही अभिषेक ने पूरे एक्साइटमेंट के साथ उसे अपनी उपलब्धि बताई। लेकिन राजीव पहले तो थोड़ा नाराज हो गया। फिर उसने कहा, यह मशीन मिलिट्री के लिए नहीं बल्कि बुजुर्गों और मरीजों के लिए बनाई गई थी, खासकर मेरे दादाजी के लिए। राजीव ने बताया कि उसे ये इंस्पिरेशन, इस मशीन को बनाने की इंस्पिरेशन उसके दादाजी से मिली थी, जो अब पैरालिसिस से जूझ रहे थे। बचपन में वही दादाजी उसे उंगली पकड़कर बाजार घुमाने ले जाया करते थे। आज वो बिस्तर पर पड़े रहते हैं और राजीव उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उन्हें वॉशरूम ले जाने के लिए भी किसी न किसी की मदद लगती है। फिर भी राजीव ने खुद को संयम रखते हुए खुद पर कहा, ठीक है, अब जब तुमने बना ही लिया है तो दिखाओ, देखते हैं ये मशीन क्या कर सकती है। लेकिन जब अभिषेक ने मशीन को अपने कंप्यूटर से एक्टिवेट करने की कोशिश की तो वो सुपर स्ट्रेंथ यानी वो ताकत वाली जो मोड था जिसे उसने जोड़ने की कोशिश की थी, दिखाई नहीं दी। मशीन नॉर्मल काम कर रही थी। ये देखकर राजीव ने गहरी सांस ली और कहा, देखो अभिषेक, इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा इंतजार करो, तुम अभी उस लायक नहीं हुए हो। अभिषेक अंदर से टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मशीन ने राजीव के सामने काम क्यों नहीं किया। ये बात वहीं दब गई। अगले दिन राजीव के दादाजी का जन्मदिन था। राजीव ने वो मशीन उन्हें गिफ्ट की और उनके शरीर पर पहनाई। घर के सारे लोग हैरान थे जब उन्होंने देखा कि दादाजी अपने पैरों पर खड़े हो गए और वो धीरे धीरे चलने भी लगे। हर कोई भावुक था, इमोशनल था और दादाजी ने राजीव को गले लगा लिया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसी रात अभिषेक अपने लैब में बैठा अपने लैपटॉप पर कोडिंग चेक कर रहा था। वो बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतनी मेहनत से मशीन बनाई, वो सुपर मोड एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है। वो पूरी कोशिश करने के बाद थक हार मान गया और फिर सोने चला गया। उधर घर में राजीव के दादाजी जब सो रहे थे तो उन्होंने अचानक से महसूस किया कि मशीन से बीप की आवाज हल्की सी आ रही है। उन्होंने अपनी कलाई पर लगी स्क्रीन को देखा, उस पर लिखा था, सुपर स्ट्रेंथ मोड एक्टिवेटेड। दादाजी चौंक गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो धीरे धीरे छत पर चले गए और स्क्रीन को गौर से देखने लगे। उन्होंने टाइप करके उसके फंक्शंस को चेक करने की कोशिश की। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि ये कोई आम मशीन नहीं है, इसमें तो सुपर ह्यूमन ताकत जैसी कोई पावर छिपी है। वो थोड़ा एक्साइटेड हो उठे और सोचने लगे, क्यों ना इसे चेक किया जाए। दादाजी को बचपन से ही रोमांच का बहुत ज्यादा शौक था। उन्होंने हिम्मत दिखाई और सीधा छत से 3 मंजिल नीचे कूद गए, ये देखने के लिए कि क्या मशीन वाकई में सुपर स्ट्रेंथ देती है। उन्हें उन्हें जरा भी चोट नहीं आई और ये जानकर वो खुशी से झूम उठे। अब वो सिर्फ चल फिर नहीं रहे थे, बल्कि बहुत कुछ कर सकते थे। उन्होंने इस मशीन की ताकत को रास्ते भर परखना शुरू कर दिया। कभी किसी की कार उठाकर देखते तो कभी खड़े हुए ट्रक को एक तरफ से उठाने की कोशिश करते। चलते चलते उन्हें एक जगह पर कुछ लफंगे लड़के दिखाई दिए जो एक लड़की को परेशान कर रहे थे। दादाजी के भीतर एक हीरो जाग गया। वो तुरंत अपने उन लोगों के पास पहुंचे और उन्हें चेतावनी दी। लड़कों ने दादाजी को देखकर हंसना शुरू कर दिया, बूढ़ा क्या करेगा। लेकिन फिर दादाजी ने उनकी जमकर धुलाई कर दी। लड़की हैरान रह गई थी। रात को लौटकर दादाजी सो तो गए, लेकिन सोच में डूबे हुए थे, क्या मैं एक
सीक्रेट सुपर हीरो बन चुका हूँ, जो रात को चुपचाप निकलता है शहंशाह की तरह और जुर्म के खिलाफ लड़ता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि अगर वो सुपर हीरो बन गए हैं तो उन्हें एक मास्क भी लगाना पड़ेगा और शायद एक नाम और खास अंदाज सोचना पड़ेगा। बस फिर क्या था, अगले दिन एक न्यूज़ आई जिसमें एक बहुत बड़े गैंगस्टर के बारे में बताया जा रहा था। दादाजी के मन ही मन एक फैसला कर लिया उन्होंने कि वो आज उसी गैंगस्टर के ठिकाने पर जाएंगे, उसे पुलिस के सामने सरेंडर करवाने के लिए। उस गैंगस्टर ने एक बहुत बड़े उद्योगपति के बेटे का अपहरण किया था और फिरौती में एक मोटी रकम मांग रहा था। रात को दादाजी निकले और सीधा उस अपराधी के ठिकाने पर पहुंच गए। वहां एक्शन शुरू हो गया, लेकिन इस इलाके में एक बहुत ही बुरी घटना घट गई। दादाजी के हाथ में इतनी ताकत थी कि जब उन्होंने हमला किया तो गलती से उनका हाथ उस मासूम को लग गया जिसका अपहरण हुआ था। वो छत से नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब तक पुलिस भी वहां तक पहुंच चुकी थी। दादाजी ने खुद ही पुलिस को पहले से सूचित कर दिया था कि वहां क्या होने वाला है, लेकिन जब पुलिस ने वो सीन देखा तो उन्हें लगा कि दादाजी ही अपराधी हैं। उन्होंने दादाजी को सरेंडर करने को कहा। दादाजी बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने उल्टा पुलिस पर हमला कर दिया और वहां से भाग निकले। तब से दादाजी का कुछ पता नहीं चला, वो बस छिपते छिपाते कहीं भाग रहे थे। जब ये बात अभिषेक और राजीव तक पहुंची तो शुरू में राजीव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अभिषेक ने कहा कि शायद मशीन एक्टिवेट हो गई है तो राजीव टेंशन में आ गया। पुलिस ने राजीव से कहा, देखिए, आपके दादाजी को काबू में करना बहुत मुश्किल है। वो बुरे नहीं हैं, हम जानते हैं, लेकिन उनके पास इतनी ताकत है कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभिषेक ने कहा, मैं उस मशीन को डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके 100 मीटर के अंदर दायरे में रहना होगा। दादाजी के सूट में मैंने जीपीएस लगाया हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें 100 मीटर के दायरे में रोकेगा कौन? फिर पुलिस वालों ने ऑफिसर विजय को बुलाया, वही अफसर जिस पर इस मशीन की सारी उम्मीदें टिकी थी। पुलिस डिपार्टमेंट को भरोसा था कि यह काम सिर्फ वही कर सकता है। विजय के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन वो किसी सुपर हीरो से कम भी नहीं था। जब उसे दादाजी की सारी जानकारी दी गई तो वो हंस पड़ा और बोला, वो कोई खतरनाक आदमी नहीं है, ऐसा सोचने की गलती भी मत करना तुम लोग। वो डरे हुए हैं और डरा हुआ आदमी सबसे खतरनाक होता है। खैर, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अभिषेक को कहा गया कि वो विजय के साथ ही रहे ताकि जैसे ही वो दादाजी के संपर्क में आए अपना काम शुरू कर दे। दादाजी एक ऐसी जगह पर छुपे हुए थे जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट थी। काफी ऊंची बिल्डिंग थी, लेकिन आधी अधूरी बनी हुई थी और आधा काम रुका हुआ था। जब विजय वहां पहुंचा तो उसने देखा कि दादाजी 28वीं मंजिल पर खड़े हैं। दादाजी ने दूर से ही उसे चेतावनी दी, तुम जो भी हो यहां से चले जाओ, मेरे पास मत आना। विजय ने दूर से जवाब दिया, अपने आप को हीरो समझते हो? बूढ़े हो गए हो, लेकिन खून करने से बाज नहीं आए। मर्डर किया तुमने, बहुत गिरे हुए इंसान हो तुम। विजय जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहा था ताकि दादाजी को गुस्सा आए। दादाजी को गुस्सा आने भी लगा। उन्होंने फिर चेतावनी दी, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, मेरे बारे में इस तरह की भाषा मत इस्तेमाल करो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन विजय का प्लान काम कर गया। दादाजी अब भागने के बजाय विजय के पीछे दौड़ने लगे। विजय जानबूझकर इधर उधर भागने लगा, लेकिन ध्यान रखकर कि वो 100 मीटर के दायरे में ही रहे ताकि अभिषेक को मशीन डीएक्टिवेट करने का मौका मिल सके। अभिषेक एक कोने में छुपकर कंप्यूटर से ऑपरेशन चला रहा था। विजय दादाजी के हर वार से बाल बाल बचता रहा और बीच बीच में उन्हें फिर से उकसाने के लिए गालियां और अपमानजनक शब्द भी बोलता रहा ताकि दादाजी का गुस्सा ठंडा ना हो और वो लगातार उसका पीछा करते रहें। लेकिन विजय इतना तेज और चालाक था कि दादाजी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। न जाने कैसे कैसे वो दीवारों से फिसलता, खिड़कियों से छलांग लगाता और बच निकलता। आखिरकार एक ऐसा पल आया जब लगा कि दादाजी ने विजय को पकड़ ही लिया है और शायद अब वो उसे मार ही देंगे, लेकिन तभी मशीन डीएक्टिवेट हो गई। अभिषेक का काम पूरा हो चुका था। दादाजी एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। विजय ने उन्हें तुरंत संभाला। फिर दादाजी को घर लाया गया, मशीन को उनके शरीर से अलग कर दिया गया और पूरी तरह से डीअसेंबल कर दिया गया। दादाजी पर एक उपयुक्त केस चलाने की सिफारिश की गई। साथ ही राजीव और अभिषेक पर भी इस तरह की खतरनाक मशीन बनाने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम में शहर ने एक अत्याधुनिक मशीन का जीवंत उदाहरण देख लिया था और ऑफिसर विजय ने अपना एक और केस सॉल्व कर लिया था। तो ये थी कहानी दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।